कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से अगर बहाल हूँ या ना हूँ, दोनों सूरतों में वो तो उस दिन 9 मई को तो जेल में थे। वो तो उनको तो पाबंद सलासल कर दिया गया था, उनको तो उठा लिया गया था। इसमें फ़र्रुख फरीद बलोच साहब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ऑलरेडी फैसला दे चुकी है कि जनाब जो बंदा अंडर डिटेंशन होता है, अंडर कस्टडी होता है, उसका क्या रोल होता है। लेकिन चूँकि नाजायज़ तौर पर सियासी इंतकाम का जरिया बनाते हुए 200 से ज़ायद मुकदमात ऑलरेडी ये बना चुके हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, इसलिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि उनका ट्रायल फौजी अदालतों में अच्छा होगा। सर, सुप्रीम कोर्ट से अब जो सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो समाअत होने जा रही है अपीलों पर, इसके हवाले से जो चीफ जस्टिस की जो सिलेक्शन है उसके हवाले से सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर हर जगह पे डिस्कशन की जा रही है कि ये जो जो बेंच बना है हम ख्याल और जूनियर का, इसके बारे में आपकी क्या राय है कोई? देखें, ये बहुत अहम तरीन केस है। पहले भी माजी में आपने देखा था जो पुराना जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके बनाई गई थी 2015 में और 2017 में फौजी अदालतें बनी थीं, उसके ऊपर फुल कोर्ट बैठा था। तो लिहाजा फुल कोर्ट ने वो डिसाइड किया था। लिहाजा अब भी वो या फुल कोर्ट होना चाहिए था या ये लार्जर बेंच होना चाहिए था। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल साहब ने ये 9 मेंबर बेंच बनाया था, आपको याद होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब जो उस वक्त डेजिग्नेट चीफ जस्टिस थे, और उसके साथ जस्टिस तारिक मसूद साहब, वो ये कहकर उठ गए थे कि अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो कि बाद में एक्ट बन गया था, उसका फैसला आना बाकी है। जब तक वो फैसला नहीं आए हम इस बेंच में नहीं बैठेंगे। फिर ये 7 मेंबर बेंच बन गया। उस 7 मेंबर बेंच में से जस्टिस मंसूर शाह साहब ने 2 दिन आर्गूमेंट सुने और तीसरे दिन आकर के अटॉर्नी जनरल ने उन पर एतराज़ कर दिया था कि जो जस्टिस चीफ जस्टिस साबिक थे जवाद ख्वाजा साहब, उनके वो रिश्तेदार हैं, इस वजह से वो इसमें ना बैठे। फिर वो अलग हो गए थे। फिर ये बन गया था 6 मेंबर बेंच। चीफ जस्टिस दीदन उमरता बंदयाल साहब इसको हेड कर रहे थे। उसके बाद जब वो रिटायर हो गए तो फिर 5 मेंबर बेंच बन गया। अब इस बात का इम्कान था कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब इस बेंच का हिस्सा होंगे, 6 मेंबर बेंच सुनेंगे, लेकिन वो अपने आप को अलग कर लिया। जो 5 मेंबर बेंच बाकी जजेस थे, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जिसमें जस्टिस आयशा, जस्टिस मुनीब, जस्टिस मज़ाहर अकबर नकवी और जस्टिस याया आफरीदी, और उन्होंने फिर 5 मेंबर बेंच ने फैसला दिया जिसके ज़रिए वो लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और साथ ही जो मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल था उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके ख़त्म कर दिया। अब जो अपील बनी है एपेलेट फोरम में, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब खुद उसको हेड करेंगे, और उनको करना भी चाहिए था चूँकि वो पुराने वाले केस में भी वो शामिल थे, और वैसे भी चूँकि वो आइनी माहिर हैं और आइन के वो बहुत उसकी इंटरप्रेशन का उनके बारे में बहुत अच्छी राय है। तो मेरा ख्याल था कि वो उनकी सरबराही में बेंच बनेगा, लेकिन वो खुद नहीं बैठे। फिर इसके अंदर उन्होंने जूनियर मोस्ट जजेस को, 6 जजेस को उसमें बीच में बिठा दिया। इसमें ये हमें अफसोस है इस बात का। मैं ये मुतालबा करता हूँ आपके तवस्सुत से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, पहली बात तो यह है कि वो खुद इस बेंच को हेड करें, नंबर 1। नंबर 2, तमाम वो जज साहबान 6 जजेस को छोड़ के बाकी जो जज साहबान हैं उनको इस बेंच का हिस्सा बनाया जाए, जिसमें स्पेशली जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, जिसमें स्पेशली जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस शाहिद वहीद साहब और ख़ुद बतौर चीफ जस्टिस, ये 4 जज साहबान उस बेंच का हिस्सा बने, ताकि वो जो 10 रुकनी बेंच होगा वो उसको इस कानून और आइन की इंटरप्रेशन को बेहतर तरीके से कर सकने में कामयाब हो पाएंगे। इसलिए जूनियर मोस्ट जजेस पे मुश्तमिल ये अपील एपेलेट फोरम बनाना या अपील उनके ज़रिए सुनवाना, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ये मुनासिब नहीं है। सर, मिलिट्री कोर्ट्स अगर बहाल हो जाती हैं तो क्या इमरान खान का जो केस है वो भी मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा 9 मई के हवाले से? नहीं, उनका नहीं चलेगा। उसकी वजह यह है कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से अगर बहाल हूँ या ना हूँ, दोनों सूरतों में वो तो उस दिन 9 मई को तो जेल में थे। वो तो उनको तो पाबंद सलासल कर दिया गया था, उनको तो उठा लिया गया था। इसमें फ़र्रुख फरीद बलोच साहब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ऑलरेडी फैसला दे चुकी है कि जनाब जो बंदा अंडर डिटेंशन होता है, अंडर कस्टडी होता है, उसका क्या रोल होता है। लेकिन चूँकि नाजायज़ तौर पर सियासी इंतकाम का जरिया बनाते हुए 200 से ज़ायद मुकदमात ऑलरेडी ये बना चुके हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, इसलिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि उनका ट्रायल फौजी अदालतों में अच्छा होगा। सर, मिलिट्री कोर्ट्स को इसी हवाले से एक सवाल है मेरा। एक आदिल राजा, हैदर मेहंदी और इसके साथ एक दो और जो अपने आप को साबिक फौजी एहलकार बताते हैं, और वो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको प्रमोट किया हुआ है।
क्या समझते हैं उनकी जो गुफ्तगू है इदारों के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, वो किसकी इमा पर काम कर रहे हैं? और अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने साथ जो उनकी वो खुद करते हैं कि हमारा पीटीआई से ताल्लुक है, इस तरह तासुर देते हैं। तो अभी तक पीटीआई की जो मेन लीडरशिप है, मेन रहनुमा है, उनकी जानिब से अभी तक इसके बारे में क्लैरिटी क्यों नहीं आई कि ये कौन लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और फौज को मजीद आपस में लड़ाना चाह रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारे पीटीआई के करोड़ों की तादाद में वर्कर्स हैं, करोड़ों की तादाद में वर्कर्स हैं। तो पीटीआई तो हर किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। पीटीआई का मैं ऑफिशियल तर्जमान हूँ, वो जिम्मेदारी लेंगे जो उनका या तर्जमान होगा या उनका टॉप लेवल का लीडर होगा जो वो गुफ्तगू करेगा। लिहाजा हमारे वर्कर्स की तरफ से किए जाने वाला किसी का भी कोई ऐसा इंडिविजुअल एक्ट है तो वो उसके ज़िम्मेदार वो खुद हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे हवाले से हम ये एक बात कहते हैं कि उनको भी राइट ऑफ फेयर अपॉर्चुनिटी, किसी भी शहरी को अगर किसी के साथ भी कोई ज़्यादती होती है या किसी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन है या किसी के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम है, राइट ऑफ फेयर ट्रायल, राइट ऑफ फेयर अपॉर्चुनिटी हर किसी को मिलनी चाहिए। बाकी फौज के इंटरनल अफेयर्स हैं, उनके अपने मामलात हैं, हम उनके इंटरनल अफेयर्स में ना मुदाखलत करते हैं ना उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करते हैं। हाँ, राइट ऑफ फेयर अपॉर्चुनिटी, फेयर ट्रायल मिलना हर शहरी का ये बुनियादी हक है। इसके अलावा हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से, हमारी जो पार्टी पॉलिसी होती है वो हमारा इत्तलाआत का जो शोबे का इंचार्ज हैं, रऊफ हसन साहब हो गए या पीटीआई ऑफिशल्स के दोस्त हो गए, वो कोर कमेटी के ज़रिए एक्सप्रेस होते हैं। और जो कोर कमेटी एक्सप्रेस करती है, अपने एलामिया जारी करती है, वो हमारा ऑफिशियल वर्जन होता है। उसके अलावा हमारे वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, किसी की अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन हो सकती है, किसी की इंडिपेंडेंट राय हो सकती है, वो उनका इंडिविजुअल अपनी राय कहलाएगी, लेकिन वो ऑफिशियल वर्जन नहीं कहलाएगी। है या किसी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन है या किसी के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम है, राइट ऑफ फेयर ट्रायल, राइट ऑफ फेयर अपॉर्चुनिटी हर किसी को मिलनी चाहिए। बाकी फौज के इंटरनल अफेयर्स हैं, उनके अपने मामलात हैं, हम उनके इंटरनल अफेयर्स में ना मुदाखलत करते हैं ना उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करते हैं। हाँ, राइट ऑफ फेयर अपॉर्चुनिटी, फेयर ट्रायल मिलना हर शहरी का ये बुनियादी हक है। इसके अलावा हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से, हमारी जो पार्टी पॉलिसी होती है वो हमारा इत्तलाआत का जो शोबे का इंचार्ज हैं, रऊफ हसन साहब हो गए या पीटीआई ऑफिशल्स के दोस्त हो गए, वो कोर कमेटी के ज़रिए एक्सप्रेस होते हैं। और जो कोर कमेटी एक्सप्रेस करती है, अपने एलामिया जारी करती है, वो हमारा ऑफिशियल वर्जन होता है। उसके अलावा हमारे वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, किसी की अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन हो सकती है, किसी की इंडिपेंडेंट राय हो सकती है, वो उनका इंडिविजुअल अपनी राय कहलाएगी, लेकिन वो ऑफिशियल वर्जन नहीं कहलाएगी।